ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके पहले ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कितने भी तरह के हो सकते हैं, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर दूसरे तरह के क्लासिफिकेशन पे चले जाएं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्राइंगल कितने भी तरह के हो सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर तरह के ट्राइंगल्स के लिए आर्यभट्टा जी ने ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन किया बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स निकाले। ओके, बट यहां पे एक छोटा सा वर्ड आपको समझना पड़ेगा। वेदिका या प्रियांशी या दोनों माइक ऑन करो अपने अपने। आपने 9th क्लास में ट्राइंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, राइट? हाँ सर। दोनों बच्चों ने पढ़ी है, वेदिका ने भी? यस सर। तो वेदिका मेरे को ये बताओ, हाउ वुड यू डिफाइन, ट्राइंगल्स के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ, हाउ वुड यू डिफाइन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, टू प्लेन फिगर्स? सर जो जिनका साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है और वो ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के बेसिस पे मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ आपको। अगर दो शेप्स, जैसे ये मेरे हाथ को, दोनों हाथ को आप 2 डायमेंशनल मान लो, इमेजिन कर लो कि ये इस तरह का शेप है ना। मैंने एक पेपर पे हाथ पे कलर लगा के दीवार पे स्टिक कर दिया तो वो शेप बन जाएगा, उस तरह का शेप का बोल रहा हूँ। अब क्या ये मेरे 2 हाथ कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ये मेरे को पता लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब पता होगा। ये दोनों हाथ को जब मैं ओवरलैप करूंगा विथ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड इंपॉर्टेंट है मतलब आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं रट के एग्जाम में लिख दो, समझना इंपॉर्टेंट है। विद देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो किसी भी तरफ से देखो पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं और मैंने करस्पॉन्डिंग साइड से नहीं जमाया तो पीछे वाला हाथ दिखते जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मेरा हाथ और एक फिंगर, और अगर मैं ऐसे लगाऊं तो मेरी फिंगर तो पूरी छुप जाती है, आपको लगेगा कॉन्ग्रुएंट है, बट दूसरी साइड से जाओगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में भी अगर आप पागल अभी मैं हाँ क्या है यार, अगर आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में भी करस्पॉन्डिंगली नहीं जमाते हो तो भी वो कॉन्ग्रुएंट दिखेगा नहीं, होगा तो सही, दिखेगा नहीं। तो करस्पॉन्डिंगली जब जमाते हो तो एक दूसरे से इक्वल होते हैं। वेदिका ने एक अच्छी बात बोली कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है शेप और साइज दोनों सेम, शेप और साइज दोनों सेम। ये तो आपको पता था, मुझे आपको बताना है कि अगर सिर्फ शेप सेम हो दो चीजों का तो उनको क्या बोलेंगे? अगर दो चीजों का शेप सेम हो सिर्फ तो उनको क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो किसी ने छोटा ट्राइंगल बनाया 60 60 60 और किसी ने बड़ा ट्राइंगल बना दिया अगेन 60 60 60। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सेम दिखेंगे? क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम दिखेंगे वेदिका? हाँ। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, क्योंकि इन दोनों का साइज सेम नहीं है,
इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, बट ये दोनों सेम दिखेंगे। मेरी बात सुनिए, अगर बड़े वाले ट्राइंगल को मैं दूर कर दूं तो वो छोटे वाले जैसा दिखेगा। मतलब जब आप किसी चीज को दूर से देखते हो और पास से देखते हो तो उसके शेप में डिफरेंस नहीं आता, उसके साइज में डिफरेंस आता है बस। इस चीज को बोलते हैं सिमिलैरिटी। पहली चीज, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रेंसी से कम चीजों पे अप्लाई होती है। कम चीजों पे अप्लाई होती है, मतलब सॉरी, ज्यादा चीजों पे अप्लाई होती है। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रेंसी, जैसे कॉन्ग्रेंसी की शर्तें, कॉन्ग्रेंसी की दो शर्तें हैं, सिमिलैरिटी की सिर्फ एक शर्त है, शेप सेम होना चाहिए। अब मैं ट्राइंगल्स में बात करूं या किसी भी चीज में बात करूं, सिमिलैरिटी तो अप्लाई हो सकती है। सिमिलैरिटी वर्क्स ऑन रेशियो। तो अगर ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल्स में किस चीज का रेशियो? साइड्स का रेशियो। साइड्स का रेशियो, रेशियो ऑफ द साइड्स। सिमिलैरिटी रेशियो पे काम करेगी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट सिमिलर हैं with the ratio 1:5। You understand, 1:5 में बोल रहा हूं, तो अगर इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर की हो तो इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की होगी। अब ये तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स लिए थे। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स नहीं लूं, अगर मैं दो आइसोसेलेस या दो राइट एंगल ट्राइंगल्स लूं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स, नॉट राइट एंगल आइसोसेलेस, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स। अगर मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स लूं विच आर सिमिलर, सिमिलर कब होंगे दो? एक तो राइट एंगल है तो 90-90 डिग्री होगा, और फिर एक एक एंगल कोई डिफाइन कर दो, 30-30 ले लो, तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली 60-60 हो जाएगा। शेप की बात चल रही है, ट्राइंगल्स का एंगल अगर करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्राइंगल्स के अगर एंगल सिमिलर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। फिर रेशियो किसका बचेगा? साइड्स का रेशियो बचेगा। अगर ये 1:2 के रेशियो में है और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, और ये जितना भी निकलेगा x सेंटीमीटर तो ये 2x सेंटीमीटर निकलेगा। आर्यभट्टा ने बोला कि हर ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, किसी भी ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसको दो या दो से ज़्यादा, मोस्टली दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में तोड़ सकते हैं, है ना? ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में तो 90 डिग्री होता ही है, तो क्यों ना 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स को अच्छे से स्टडी करा जाए। तो उसने ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री वाले एंगल्स की स्टडी की। आर्यभट्टा स्टडीड सिमिलर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। उन्होंने बोला कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है या एक शरीक के सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल, तीनों का सम 180, उसमें से एक तो 90 फिक्स, तो बचे हुए 2 एंगल्स में से सिर्फ एक डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही वो सिर्फ एक एंगल डिफाइन करा, यू वुड नो अ लॉट अबाउट दैट ट्राइंगल। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंगल में 6 चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है डिफाइन करने के लिए। आर्यभट्टा ने राइट एंगल ट्राइंगल्स उठाए और उसने बोला कि ये 6 में से एक एंगल और डिफाइन कर दो, तो यू वुड नो अ लॉट अबाउट द ट्राइंगल, और you would know a lot about the ratios of sides of that triangle। आप लोगों ने पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैं इन टर्म्स में बात कर रहा हूं। और अगर सिंपली मैं बताऊं
तो देखिए आर्यभट्ट ने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। बेसिक्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुछ बच्चों के बेसिक्स नहीं पता है, कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें से एक एंगल आप पर्टिकुलर लो, ये दोनों एंगल्स में से एक एंगल पे फोकस जमाओ, जिस एंगल पे आपको जमाना है, ए बी सी। सपोज मैं ए पे फोकस जमा रहा हूं, तो एंगल ए को मैं बोल देता हूं एक्स, या एंगल को जनरली मार्क करने के लिए ये सिंबल को यूज करते हैं एक्स की जगह, इसको बोलते हैं थीटा, है ना। गोला बनाया और अंदर ही गोले को छोटा गोला और बना दिया, ये लाइन बाहर तक नहीं आती है, अंदर ही रहती है, थीटा या एक्स जैसा भी आप चाहें, थीटा। अब उन्होंने बोला कि सबको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। अब ये दो चीजें जो बची, ये दो साइड जो बची, ये दोनों 90 डिग्री बना रही है एक दूसरे से, एक बेस होगी और इसमें से, और एक परपेंडिकुलर होगी। प्रियांशी, कौन सी बेस होगी दोनों में से? कौन सा बेस होगा दोनों में से? देखिए आप लोगों ने ट्राइंगल्स में बेस का यूज हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर या हाफ बेस इनटू हाइट एरिया निकालने के लिए करा है। उसमें बेस क्या लो और हाइट क्या लो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंटरचेंज करके भी लिख दोगे तो आंसर विल बी सेम। बट ट्रिग्नोमेट्री में फर्क पड़ता है, तो मेरी बात सुनेंगे, चाहो तो लिख लो, डिनोशंस हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड opposite to 90 degree will be hypotenuse and the side opposite to your angle theta, जिस पे फोकस कर रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में सब कुछ डिफाइन करोगे, will be perpendicular। अगर इसी ट्राइंगल में मैं इस एंगल को थीटा लेता तो ये चीज परपेंडिकुलर हो जाती है, क्योंकि एंगल ही चेंज हो जाता। सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, उसमें क्यों क्या नहीं। अब बची हुई तीसरी साइड ऑब्वियसली बेस हो जाएगी। बेस मतलब वो साइड नहीं होती ट्राइंगल की, बेस मतलब वो साइड नहीं होती ट्राइंगल की जिसके अबाउट आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, नीचे रखा हुआ है। ट्राइंगल इज अ फ्री फिगर, ट्राइंगल इज अ फ्री फिगर, वो घूम सकता है। ये घूमेगा कैसे? ट्राइंगल इज अ फ्री फिगर, यू कैन रोटेट इट। एक सेकेंड, ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा? चलो अभी नहीं कर पा रहा हूं मैं, बट यू कैन रोटेट इट, यू कैन रोटेट द फिगर। ट्राइंगल एक फ्री फिगर होता है, तो जरूरी नहीं है कि कहां पे उसका बेस डिफाइन हो। तो हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में बेस डिफाइन करते हैं। थीटा के अपोजिट कौन सी साइड बनेगी बोलो? परपेंडिकुलर। और तीसरी बची हुई साइड कौन सी हो जाएगी? बेस। और तीसरी बची हुई साइड कौन सी हो जाएगी? बेस। ठीक है। अब आर्यभट्टा ने बोला कि अगर थीटा फिक्स कर दो किसी एंगल पे, किसी भी आपके मन वाले एंगल पे, मतलब वो फिक्स है, कांस्टेंट है बट अननोन है, फिक्स है, कांस्टेंट है बट अननोन है, तो जब ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो लिया जाता है, कोई सा भी रेशियो ले लो, p/h ले लो, b/h ले लो या p/b ले लो, या इसके इनवर्स रेशियोज ले लो, उसके अलावा कोई रेशियो मिलेगा नहीं तुमको, तो वो रेशियो फिक्स हो जाता है। अब क्योंकि वो रेशियो फिक्स हो जाता है, तो आर्यभट्टा ने सोचा इन रेशियोज को नाम दे देते हैं।
तो उन्होंने नाम देना शुरू किया। उन्होंने बोला परपेंडिकुलर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलेंगे साइन, और क्योंकि वो उसके एंगल पे डिफाइंड है इसलिए उसका पूरा नाम होगा साइन ऑफ दैट एंगल। बेस बाय हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलेंगे कॉस, कोसाइन जिसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, और वो होगा कॉस ऑफ दैट एंगल, और थर्ड वाला होगा टैन, टैन ऑफ दैट एंगल। थोड़ा समझ में आया? अथर्व नहीं आया तो आई स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। नहीं आया तो बताओ, मैं रब करूंगा, वापस समझाऊंगा। नहीं आया, एक और बार समझा देता हूं शुरू से। आर्यभट्टा ने ट्रिग्नोमेट्री किस तरह के ट्राइंगल्स पे लगाई? राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के साइड्स वगैरह के नाम लिख देता हूं, क्योंकि आर्यभट्टा ने बोला कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ साइड्स पे अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। व्हेन एंगल इज गिवन द रेशियो ऑफ साइड्स आर फिक्स्ड, उन्होंने ऐसा बोला। भले वो किसी भी साइज का ट्राइंगल हो, द रेशियो ऑफ साइड्स आर फिक्स्ड। तो उन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और बोला कि अगर मैं कोई एंगल फिक्स कर देता हूं इसका, तो द रेशियो विल बी वैलिड फॉर ऑल द सिमिलर ट्राइंगल्स ऑफ दिस टाइप, ओके। अब आपको अच्छे से पता है कि ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस रहेगा। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द साइड विच इज अपोजिट टू द एंगल ऑफ फोकस। अब उन्होंने रेशियोज डिफाइन करना शुरू किया, तो दो नाम दिए उन्होंने बोला SINE, सब लोग बोलो साइन, विच इज एब्रीविएटेड एज SIN। SIN किस किस का रेशियो होता है? किसी ट्राइंगल में एक पर्टिकुलर एंगल के अबाउट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एंगल के अबाउट होता है, इसलिए यह एंगल साइन के साथ लिखना पड़ता है। साइन थीटा का मतलब यह है कि इस ट्राइंगल में थीटा मतलब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये बना। तो साइन थीटा का मतलब ये होता है कि इस ट्राइंगल में AB अपॉन BC, इस ट्राइंगल में जो आपको शो कर रहा हूं मैं, को साइन जिसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, वो भी थीटा पे ही अप्लाई होगा। कॉस रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का। कॉस रेशियो होता है किसका? बेस और हाइपोटेन्यूज का। इतना समझ में आया? टैन रेशियो होता है, जिसको फुल फॉर्म होता है उसका टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एब्रीविएटेड एज टैन, और ऑब्वियसली थीटा पे डिफाइंड रहेगा, तो टैन रेशियो होता है P/B का। तो मैं चाहता हूं पहले ये आप कॉपी में लिख ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। I will obviously send you the recording. नई चीज है, जैसे नई लैंग्वेज होती है ना। अगर मैं आज आपको फ्रेंच सिखाऊं
मेरे को नहीं आती, बट कोई मेरे को ऐसी लैंग्वेज आती हो जो मैं आपको सिखाऊं, आपको नहीं आती हो, तो पहले क्या सीखने पड़ेंगे? उसके बेसिक्स, उसके सिंपल लेटर्स, या फ्रेंच में लेटर्स को जो भी बोलते हो, इंग्लिश में जो लेटर्स है, फ्रेंच में लेटर्स को जो भी बोलते हो वो सीखने पड़ेंगे। फिर सिंपल वर्ड सिखाऊंगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले वो सीखना पड़ेगा। और फिर लेटर्स को घर पे लिख के आओगे ना बार 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 बार, फिर मैं वर्ड्स और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स पे जा पाऊंगा। तो उसी तरह से दिस इज अ न्यू लैंग्वेज फॉर यू। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आर्यभट्टा ने राइट एंगल साइड्स के रेशियो पे काम करा। लैंग्वेज सीखते सीखते जब ये हिट हो गया दिमाग पे, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोलूं, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? आगे बोलूं? यार कोई भी वॉलेंटरीली रेस्पॉन्ड कर दिया करो। यस सर, यस सर। गुड, इतना रहम कर दिया करो मुझ पे, क्योंकि मैं पूछता हूँ और कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता, गुस्सा आता है। फिर जनरल पूछता हूँ तो कोई भी रेस्पॉन्ड कर दिया करो। अखिनीश तो जनरली करते रहता है, बाकी बच्चों से भी है। कभी भी अपना आलस थोड़ा सा दूर करो, कभी भी अनम्यूट करो और रेस्पॉन्ड कर दो। इंट्रैक्शन नहीं रहता है तो पढ़ाने में और पढ़ने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो प्लीज मेक द क्लास इंटरेक्टिव। चलिए आगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द रेशियो ऑफ साइड्स। वो रेशियोज की वैल्यू पे काम करता है। तो हम इसके कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this is a right angle triangle, right angled at A, right angled at A। अगर मैं लिखूं साइन B, तो मैं कौन सा एंगल पे ध्यान दे रहा हूं? इस एंगल पे। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था साइन थीटा, इसको ऐसा भी लिख सकता था साइन X, पर आई डिसाइडेड टू राइट साइन B। वो भी ठीक है, तो मैं इस एंगल पे फोकस कर रहा हूं। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो साइन बी क्या अपॉन क्या होगा? अथर्व, यहां पे साइन बी व्हाट अपॉन व्हाट आ जाएगा? अथर्व, बोलिए। प्रियांशी, करण, करण, यस सर। साइन बी किस किस का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर ये हो जाएगा P अपॉन H। P अपॉन H। तो यहाँ पे P Yes, क्या sir. है? सर यहाँ पे P है AC। वेरी गुड। अपॉन H BC। वेरी गुड, सिंपल है। कॉस C क्या हो जाएगा वेदिका? Sir, can you repeat? लिखा हुआ है कॉस C क्या हो जाएगा? हनी, ये zoom नहीं हो रहा है, देख तो।
कॉस सी क्या हो जाएगा? नहीं पता। अखिनीश, अखिनीश, Yes, sir. Sir, cos base upon hypotenuse, AB base होगा. अगर सी एंगल है तो सी भी बेस होगा, क्योंकि उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AC. बी सी, बी सी, ए सी बोला क्या तू? हाँ सर. बी सी होगा ना, पर हाइपोटेन्यूज इज द साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री. सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज क्लिक करना चाहिए आपको, उसके बाद परपेंडिकुलर क्लिक करना चाहिए, और फिर तीसरी साइड जो बची वो बेस होती है. चलूं आगे? Yes, sir. अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली आप साइन ऑफ एंगल बी लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्यभट्ट ने सोचा था कि किसी भी ट्राइंगल को, अक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, इट कैन बी ब्रोकन इनटू टू राइट एंगल ट्राइंगल्स बाय ड्राइंग एन एल्टीट्यूड. कहीं से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो जहां से आपको पसंद हो, और ये एल्टीट्यूड जहां तक ड्रॉ किया उसको एक नाम देना पड़ेगा. अब जब साइन बी डिफाइन करोगे तो पूरे ट्राइंगल के लिए करोगे या यू विल डिफाइन फॉर ट्राइंगल ए बी डी? बोलो. साइन बी जब डिफाइन करोगे, क्रिश आप बताओगे, साइन बी जब डिफाइन करोगे तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी के लिए डिफाइन करोगे कि सिर्फ इतने पार्ट ऑफ ट्राइंगल के लिए डिफाइन करोगे? पार्ट के लिए, बिल्कुल पार्ट के लिए. तो साइन बी विल बी इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अगर एंगल बी लूं मैं तो परपेंडिकुलर रहेगा ए डी और हाइपोटेन्यूज रहेगा ए बी. एग्रीड की दिखाऊं मैं ड्रॉ करके? सब लोग एग्री करते हो कि दिखाऊं मैं ड्रॉ करके? सर एग्री करते हैं. बढ़िया. Yes, sir. मैं कॉस ऑफ एंगल ए, अगर एंगल ए बोलूंगा तो मैं पूरा एंगल ए बोल रहा हूं, तो कॉस ऑफ एंगल ए अभी डिफाइन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता. अगर मुझे ऊपर जाना है एंगल में, अगर मुझे ऊपर जाना है, कॉस की जगह साइन ही कर देता हूं. साइन ऑफ बी ए डी, साइन ऑफ दिस एंगल बी ए डी डिफाइन करना पड़ेगा. पूरा एंगल कभी ऐसे लिखते नहीं है, कभी भी नहीं लिखते. मतलब मैंने तो नहीं देखा है तीन में लिख रहे हैं. बट कैसे मार्क कर सकते हैं आप? इसको बोल दो θ1, इसको बोल दो θ2, और फिर पूछ लो साइन ऑफ θ1. मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर इस बार हो जाएगा बी डी, और पार्ट ही होगा, बी सी पूरा नहीं होगा, बी डी होगा, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ए बी, तो साइन θ1 ये हो जाएगा. एग्री करते हो तो आगे चलूं? अब ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम लोग अप्लाई कहाँ करने वाले हैं? आप लोगों ने पढ़ा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, मैं ले जाता हूं आपको उस फिगर पे. आप लोगों ने पढ़ा दो वेक्टर्स के एडिशन से एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है. दो वेक्टर्स के एडिशन से एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है. मेरी बात ध्यान से सुनिए. अगर मेरे दो वेक्टर्स ऐसे और ऐसे होते
तो भी क्या यही रिजल्टेंट निकलता, या मेरे दो वेक्टर्स एक ऐसा और एक ऐसा होता तो भी क्या ही डॉटेड वाला रिजल्टेंट निकलता? हाँ बिल्कुल निकलता। तो डॉटेड वाला रिजल्टेंट तो मैं बहुत सारे वेक्टर से अचीव कर सकता हूँ, बहुत सारे वेक्टर से अचीव कर सकता हूँ। ओके, तो आई ट्राई टू सॉल्व वन फॉर जब वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। आई ट्राई टू सॉल्व वन फिगर फॉर जब एक दूसरे वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। तो सपोज ये साइड है ट्राइंगल की और ये दूसरी साइड है ट्राइंगल की और एक तीसरी साइड है ट्राइंगल की। इट रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स, और राइट एंगल ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन, और वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री और रिजल्टेंट। तो दोनों चीज़ों को एक ही ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर एडिशन वालों को भी रिप्रेजेंट कर रही है और राइट एंगल ट्राइंगल में जो अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए दोनों मर्ज होके अप्लाई हो जाते हैं। अब if I write this as theta, this is obviously 90, this will be base, this will be perpendicular, this will be hypotenuse। पर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लिख नहीं रहा हूं अभी, आपको पता है कौन सी क्या है, राइट? इफ दिस साइड इज x वेक्टर और x सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस साइड इज x, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैन यू डिफाइन दिस साइड, ध्यान से सुनिएगा, कैन यू डिफाइन दिस साइड इन टर्म्स ऑफ x एंड थीटा? सोचिए, ट्रिग्नोमेट्री जो अभी पढ़ाई वो अप्लाई करनी है। I'll repeat my question. We know the length of the hypotenuse. We want to know the length of the base. We have been given the angle. We have been given the angle. X और थीटा अपन को दिए हुए हैं। अगर न्यूमरिक टर्म्स में लेना हो तो ऐसे ले लो 4 और 30 डिग्रीज, बट जरूरी नहीं है ना न्यूमरिक में ले। ये x और थीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, अननोन है पर कांस्टेंट है। I know the hypotenuse, I know the angle between the hypotenuse and the base, I have to define the base in terms of x and theta. सोचो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम आएगा मेरा, p by h काम आएगा या b by h काम आएगा? हाइपोटेन्यूज पता है, निकालना क्या है, p निकालना है या b निकालना है? बोलो, b निकालना है। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक b बाय एच को आर्यभट्ट ने क्या नाम दिया था, cos थीटा। तो उसने बोला था cos थीटा इज इक्वल टू b बाय एच, वेयर b इज अननोन, वेयर b इज अननोन वी हैव टू डिफाइन b या वी हैव टू फाइंड b। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, h को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख दूं h cos थीटा इज इक्वल टू b। तो मैं b की जगह लिख सकता हूं h, मतलब ये h की जगह x था, हाइपोटेन्यूज की लेंथ x थी, तो b की जगह लिख सकता हूं x cos थीटा। ये समझ में आता है? यस सर। पक्का? हाँ सर। तो मुझे बताओ ये क्या होगा? in terms of theta and x। नहीं समझ में आएगा तो एक और एग्जांपल दूंगा, आएगा समझ में। जब तक एग्जांपल देते जाऊंगा जब तक आ जाएगा समझ में। मैथमेटिक्स है सर। x sin थीटा, x sin थीटा, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर एंड वी नो हाइपोटेन्यूज, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस रेशियो। दिस रेशियो इज sin थीटा इज इक्वल्स टू p बाय h, और h की वैल्यू है x।
तो P विल बी इक्वल टू x साइन थीटा, तो ये हो जाएगा x साइन थीटा। ओके, यस सर। क्या यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल की एक साइड को लेके बाकी साइड्स ट्रिग्नोमेट्री से डिफाइन करने की कोशिश की? हाँ की। तो अब मुझे बताइए, एनालिटिकल मेथड में बताऊं या पहले एक दो और एग्जांपल दूं ट्रिग्नोमेट्री के ही, ताकि आप पता कर पाओ कौन सा x साइन थीटा होगा, कौन सा x कॉस थीटा होगा। मैं मेथड बताऊं, एनालिटिकल मेथड बताऊं, I'll derive a small thing, I'll use this diagram, ये जो सबसे नीचे वाला डायग्राम है, I'll use this diagram, जहाँ पे मेरे को ये लेंथ और ये लेंथ पता रहेगी, गिवन रहेगा, ये a लेंथ है और ये b लेंथ है, या ऐसा कुछ x है और y है, और मैं इसका लेंथ निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ x, y एंड थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, मैंने अभी जो बताया वो 90 डिग्री पे बताया। एक और एग्जांपल दूं 90 डिग्री का कि डायरेक्टली वो बता दूं वेदिका? सर डायरेक्टली बता दो। सब लोग चलो, तो एनालिटिकल मेथड करते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन।